नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज वर्ग 7 के बच्चों के लिए लेसन नंबर 5 जिसका नाम है क्वालिटी। जी बच्चों, क्वालिटी का अर्थ होता है गुणवत्ता, उच्च स्तर का या उच्च कोटि का। जब कोई वस्तु उच्च स्तर की होती है, उच्च कोटि की होती है, तब उस वस्तु को हम लोग क्वालिटी वस्तु कहते हैं। तो बच्चों, क्वालिटी क्या है, किस चीज़ की क्वालिटी की बात हो रही है, जानने से पहले बिफोर यू रीड देख लेते हैं। कह रहा है कि कैन अ शू मेकर। बच्चों, शू मेकर का मतलब होता है जूते बनाने वाला। कैन ए शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, और बी कॉल्ड का मतलब होता है कहा जाना। क्या एक जूते बनाने वाले को कलाकार कहा जा सकता है? यस, हाँ, उसे कहा जा सकता है। इफ, अगर। ही हैज़ द सेम स्किल। बच्चों, स्किल का मतलब कुशलता या दक्षता होती है। एंड प्राइड, प्राइड का मतलब होता है गर्व। ट्रेड का मतलब होता है काम। एज एनी अदर आर्टिस्ट, हाँ, एक जूते बनाने वाले को भी कलाकार कहा जा सकता है अगर उसको अपने ट्रेड पे, अगर उसको अपने काम पे, अगर उसको जूते बनाने में, है ना, कुशलता प्राप्त है, दक्षता प्राप्त है एंड प्राइड, और जूते बनाने पर उसको गर्व भी हो ना। एज एनी अदर आर्टिस्ट, जिस प्रकार से अन्य कलाकारों को अपने काम पे गर्व होता है, अपने काम में दक्षता प्राप्त होती है, अगर वहीं गर्व, वहीं दक्षता अगर जूते बनाने वाले के पास है तो उसे भी कलाकार कह सकते हैं। एंड द सेम रेस्पेक्ट फॉर ईट टू। रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान। अगर जूते बनाने वाले को भी अपने काम के प्रति रेस्पेक्ट हो, उसके अंदर भी अपने काम के प्रति श्रद्धा हो, भाव हो, सम्मान हो, तो उसे हम लोग आर्टिस्ट कह सकते हैं। मिस्टर जेसलर ए जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन। यानी मिस्टर जेसलर एक जर्मनी के शू मेकर थे। जी बच्चों, ये जर्मनी के थे, जूते बनाने वाले थे। सेटल्ड इन लंदन, लंदन में रच बस गए थे। सेटल डाउन का मतलब बस जाना। थे जर्मनी के, लेकिन लंदन में, इंग्लैंड में बस गए थे। इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। वे एक पूर्ण कलाकार हैं। जी, मिस्टर जेसलर जो थे एक पूर्ण कलाकार थे। रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़ें। टू सी, देखने के लिए। हाउ, कैसे। ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट, कि कैसे वो अपने जीवन को डिवोट करते हैं, डेडिकेट करते हैं, अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं जूते बनाने की इस कला के प्रति। आइए मिस्टर जेसलर की कहानी पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे ये जो रचना है ना, जॉन गाल्सवर्दी की है। जॉन गाल्सवर्दी कहते हैं कि आई न्यू हिम, यानी मैं मिस्टर जेसलर को जानता था। फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, मैंने भरी जवानी के दिनों से। एक्सट्रीम यूथ, भरी जवानी के दिनों से मैं मिस्टर जेसलर को जानता था। बिकॉज, क्योंकि ही मेड माई फादर्स बूट्स, क्योंकि वे मेरे पिताजी के जूते बनाते थे, इसलिए मैं उनको भरी जवानी से जानता था। He lived with his elder brother, वे अपने बड़े भाई के साथ रहते थे। lived मतलब रहते थे, elder brother मतलब बड़े भाई। वे अपने बड़े भाई के साथ रहते थे। in his shop, वे अपने दुकान में ही अपने बड़े भाई के साथ रहते थे। यानी जेसलर साहब दो भाई थे और दोनों भाई एक ही दुकान में रहते थे। अब दुकान कहाँ थी सुनिए। which was in a small by street in a fashionable part of London, और वो दुकान जो थी ना, लंदन के फैशनेबल पार्ट में थी। और फैशनेबल पार्ट में कहाँ थी? बाई स्ट्रीट में, यानी मुख्य रोड से, मुख्य सड़क से, मेन रोड से जो छोटी छोटी सड़कें, गलियाँ निकलती हैं ना, उनको बोलते हैं बाई स्ट्रीट। तो उसी किसी गली में, लंदन के फैशनेबल पार्ट के मतलब फैशनेबल हिस्से में एक पतली गली थी। उसी गली में इनका एक छोटा सा दुकान था और उसी दुकान में दोनों भाई रहते थे। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वायर डिस्टिंक्शन। बच्चों, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है विशिष्टता। इनकी दुकान की एक अपनी बच्चों विशिष्टता थी। जी, इनकी दुकान की अपनी एक डिस्टिंक्शन थी, विशिष्टता थी। देयर वॉज नो साइन upon इट। इनकी दुकान पे बच्चों कोई साइन नहीं था, कोई साइनेज नहीं था। जैसे समझिए बच्चों, ये देख रहे हैं ना, यही है साइन। जी, ये जो आप देख रहे हैं ना, जेसलर ब्रदर्स लिखा हुआ है, तो आप भी किसी दुकान पे जाते हो, दुकान का नाम पता लिखा रहता है, वहीं साइन होता है। तो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर वाज नो साइन upon इट अदर दैन द नेम ऑफ जेसलर ब्रदर्स। जेसलर ब्रदर्स नाम के अलावा उस दुकान पे दूसरा कोई साइन, कोई दूसरा चिन्ह या निशानी नहीं थी। एंड इन द विंडो, और दुकान की खिड़की में ए फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, यानी कुछ
जूतों के पेयर मतलब होता है जोड़े, कुछ जोड़े जूते रखे गए थे। बच्चों ये इनकी दुकान की पहचान थी। पहचान क्या थी कि दुकान के सामने केवल जेसलर ब्रदर्स लिखा हुआ था और इनकी दुकान में खिड़कियों में कुछ जोड़ी जूते रखे गए थे। He made only what was ordered। बच्चों ये उन्हीं जूतों को बनाते थे जो इनको बनाने के लिए कहा जाता था। यानी दुकान में ये हजारों पेयर जूते नहीं रखते थे, जो आर्डर दिया जाता था उन्हीं जूतों को ये बनाते थे। एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट। और जो जूते ये बनाते थे, एंड व्हाट ही मेड, और जो जूते ये बनाते थे नेवर फेल्ड टू फिट, यानी कभी भी आपके पाँव में फेल हो जाए, फिट होने में, ऐसा हो नहीं सकता था। टू मेक बूट्स, टू मेक का मतलब होता है बनाना, जूते बनाने के लिए। सच बूट्स एज ही मेड, वैसे जूते, सच का मतलब वैसे है ना, सच बूट्स एज ही मेड, वैसे जूते जैसे ये बनाते थे। सिम्ड टू मी देन, तब मुझे लगते थे जब मैं भरी जवानी में था। एंड स्टिल सिम्स टू मी, और आज भी मुझे लगते हैं जब मेरी उम्र काफ़ी बढ़ गई है। मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, यानी रहस्यमयी, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी और वंडरफुल का मतलब अद्भुत। यानी जो जूते जेसलर साहब बनाते थे ना, मुझको तब भी लगते थे, आज भी लगते हैं, मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, यानी रहस्यमयी और अद्भुत। यानी वैसे जूते कोई बनाता नहीं था जैसे जूते जेसलर साहब बनाते थे। आगे सुनिए बच्चों क्या हो रहा है। आई रिमेंबर वेल, मुझे भली भांति याद है। जी बच्चों लिखा कि आई रिमेंबर वेल, मुझे भली भांति याद है। माई साई रिमार्क्स, एक बार शर्माते हुए मैंने रिमार्क्स कह दी, टिप्पणी कर दी, कुछ कह दी। वन डे, एक दिन, व्हाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, अपने जवानी के पैरों को उनके सामने पसारते हुए एक दिन मैंने रिमार्क्स कर दिया, टिप्पणी कर दी। क्या सुनिए। इजंट इट ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर जेसलर, जेसलर साहब क्या जूते बनाना बहुत कठिन काम नहीं है क्या? एक दिन मैंने शर्माते हुए उनसे कह डाला। एंड हिज आंसर, और उनका जवाब, गिवन विथ ए सडन स्माइल, स्माइल का मतलब मुस्कान होती है, सडन का मतलब अचानक होती है। फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, बच्चों बियर्ड का मतलब दाढ़ी होती है, उनकी दाढ़ी का रंग लाल था, यानी उनकी दाढ़ी के लाल रंगों के बीच से अचानक मुस्कान छूटी और उनका जवाब मिला, इट इज़ एन आर्ट, जूते बनाना साधारण काम नहीं है, यह एक कला है। जेसलर साहब ने मुझसे, मतलब ऑथर से, है ना, कहा। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, वेरी ऑफन मतलब बार बार, अक्सर, अक्सर उनके पास जाना संभव नहीं था। किसके पास? मिस्टर जेसलर के पास, जो जर्मनी के थे, लंदन में सेटल डाउन हो गए थे, जूते बनाते थे, बार बार उनके पास जाना नहीं होता था। हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, लास्टेड टेरिबली का मतलब हुआ बहुत लंबे समय तक टिकना, उनके जूते बहुत लंबे चलते थे। हैविंग समथिंग, ये देख रहे, ये दुकान है बच्चों और ये इनकी साइनेज है। ये देखिए विंडो में कुछ खिड़की, ये कुछ जूते रखे गए हैं ना, तो जो ऑर्डर मिलता था वहीं ये बनाते थे। सुनिए, बियॉन्ड द टेम्पररी, यानी इनकी जो जूते होते थे ना, बियॉन्ड द टेम्पररी, यानी इनके जूतों में कुछ ऐसा था जो आम जूतों से इनके जूतों को अलग बनाता था। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, उनके जूतों में कुछ ऐसा स्टिच था, यानी कुछ ऐसी सिलाई होती थी, कुछ ऐसा एसेंस मतलब सार तत्व होता था कि इनके जूते बहुत लंबे टिकते थे और इनके जूते आम जूतों से अलग होते थे। ये तो जूतों की बात हो गई। अब आइए बच्चों इनकी दुकान की बात करते हैं। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स, जैसे कि आप अन्य दुकानों में जाते हैं, मोस्ट शॉप्स मतलब अधिकांश दुकानों में आप जैसे जाते हैं ना, वैसे इनके दुकान में लोग नहीं जाते थे। वन वेंट इन बट रेस्टफुली, आराम से इनके दुकान में कोई जाता था। एज वन एंटर्स ए चर्च, जिस प्रकार से आप चर्च में प्रवेश करते हैं, एंटर मतलब होता है प्रवेश करना, जिस प्रकार से आप चर्च में प्रवेश करते हैं ना, वैसे ही आप इनके दुकान में प्रवेश करते थे, रेस्टफुली, एकदम आराम से। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडेड चेयर वेटेड, और इनके दुकान में बच्चों एक ही वुडन चेयर थी, यानी एक ही लकड़ी की कुर्सी थी, और आप आराम से जैसे चर्च में जाते हैं वैसे इनकी दुकान में जाते थे। सिटिंग ऑन अ सिंगल वुडन चेयर, एक ही लकड़ी की कुर्सी थी, उस पर बैठते थे। एंड वेटेड, और प्रतीक्षा करते थे, किसकी? जेसलर साहब की। सुनिए,
ए गटरल साउंड, गटरल साउंड उस साउंड को कहते हैं जैसे आपके गले में कुछ फंस जाता है ना, अब आप गले को साफ करने के लिए जो आवाज़ निकालते हैं वही गटरल साउंड होती है। ए गटरल साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स। बच्चों स्लीपर्स का मतलब होता है चप्पल, और टिप टैप होता है जब चप्पल पहन के आप चलते हैं ना, जो चटर पटर खटपट की आवाज़ होती है उसी को टिप टैप बोलते हैं। ए गटरल साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट। आप इनके दुकान में चर्च की तरफ प्रवेश किए, आराम से कुर्सी पे बैठ गए, वेट किए, और ये चप्पल पहन करके आ रहे हैं तो नैरो वुडन चेयर्स, नैरो का मतलब होता है पतली संकीर्ण, वुडन का मतलब होता है लकड़ी का, और स्टेयर्स मतलब होता है सीढ़ियाँ। ये लकड़ी की पतली सीढ़ियों से उतरते हैं ना तो चप्पल की खटपट की आवाज़ होती है। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन, और ये ग्राहक के सामने खड़े हो जाते थे विदाउट कोट, बिना कोट के ही ये ग्राहक के सामने आके खड़े जाते। ए लिटिल बेंट, बेंट मतलब झुके हुए, और ये थोड़े से झुक करके खड़े होते थे। इन लेदर एप्रॉन, एप्रॉन बच्चों आप अपने किचन में अपनी माँ को अपने कपड़े के ऊपर जो कपड़ा पहनते हुए देखे हैं ना खाना पकाते वक्त, उसी को एप्रॉन बोलते हैं। तो ये चमड़े का एप्रॉन पहने रहते हैं, थोड़ा झुक करके खड़े होते हैं और बिना कोट के ही आकर के सामने उपस्थित होते हैं। विथ स्लीव्स टर्न्ड बैक ब्लिंकिंग, विथ स्लीव, स्लीव्स का मतलब होता है कमीज की बाँ, शर्ट की बाँ, शर्ट की बाँ को ये मोड़े हुए होते हैं, और ब्लिंकिंग मतलब आंखें झपकाना, और आंखें झपकाते हुए आपके सामने खड़े होते हैं। एज इफ मानो अवेकन्ड मतलब जगे हों फ्रॉम सम ड्रीम और बूट्स, मानो कि ये जूते के स्वप्न में डूबे हुए हों और जूतों के स्वप्न से जग करके आंखें झपकाते हुए अपने शर्ट की बाँह को मोड़े हुए लेदर एप्रॉन पहने हुए बिना कोट के आपके सामने दुकान में ये खड़े होते हैं। एंड आई वुड से, और मैं उनसे कहता, हाउ डू यू डू मिस्टर जेसलर, जेसलर साहब कैसे हो, हाउ डू यू डू मिस्टर जेसलर, जेसलर साहब कैसे हो, कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक जोड़ा चमड़े का, रशियन चमड़े का बूट बनाएंगे। मैंने उनसे कहा। विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द बोले, विदाउट ए वर्ड का मतलब होता है बच्चों बिना एक शब्द बोले। ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस, व्हेंस का मतलब जहाँ से, यानी बिना एक शब्द कहे वे वहीं चले जाते जहाँ से वो आए थे, मतलब सीढ़ियों से नीचे आए थे। और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, या ये दुकान के किसी दूसरे हिस्से में चले जाते। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। इनके व्यापार का, ट्रेड मतलब काम, जूते बनाने का जो इंसेंस था, जो सुगंध थी ना, इनहेल का मतलब होता है सांस में लेना, मैं उसी को सांस में लेता, उसी का आनंद लेता, उसी लकड़ी की कुर्सी पे बैठा उनकी इंतज़ार करता, उनका इंतज़ार करता, जो बिना शब्द जहाँ से आए थे ना वहीं गए थे। सून शीघ्र ही he would come back, शीघ्र ही ये वापस आते। होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, होल्ड का मतलब पकड़े हुए, अपने हाथों में एक गोल्ड ब्राउन लेदर पकड़े हुए मेरे सामने आते हैं। विथ आइज फिक्स्ड ऑन इट, लेकिन इनकी आंखें अभी फिक्स हैं, मतलब गड़ी हैं, किस पे, चमड़े पे ही गड़ी हैं। ग्राहक मैं हूँ, मैं सामने बैठा हूँ, मुझ पे इनकी नज़र नहीं है, इनकी नज़र चमड़े पे ही है। ही वुड रिमार्क, और ये कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, है ना, कितना सुंदर यह चमड़ा है, कितना सुंदर यह चमड़ा है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, बच्चों एडमायर का मतलब बड़ाई करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना। जब मैं भी उस चमड़े की तारीफ करता, यानी मैं भी कहता हाँ बहुत सुंदर चमड़ा है। ही वुड स्पीक अगेन, तब वो फिर से बोल पड़ते। व्हेन डू यू वांट देम, जूते कब चाहिए। व्हेन डू यू वांट देम, जूते कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, और मैं जवाब देता, ओह एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, कन्वीनियंटली का मतलब आराम से, यानी आराम से, एज सुन एज यानी ज्यों ही, यानी जैसे ही आप बना लो, आराम से आप जब बना लो मुझे बताओ, जूते मैं ले लूँगा। एंड ही वुड से, और वो कहते टुमारो फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब एक पक्ष होता है, यानी कल के बाद, यानी 15 दिनों के बाद। देखिए बच्चों, एक जोड़ा जूता बनाने के लिए 15 दिन का समय ले रहे हैं, क्या आप वेट करोगे। सुनिए क्या होता है। इन्होंने कहा कि टुमारो फोर्टनाइट, कल से एक पक्ष के बाद, यानी 15 दिन के बाद मैं आपको जूते दूंगा। और इफ़ ही वेयर हिज एल्डर ब्रदर, अगर जेसलर के बदले उनके बड़े भाई वहाँ पे होते तो वो क्या कहते, सुनिए। आई विल आस्क माई ब्रदर, मैं अपने भाई से पूछूंगा और तब आपको बताऊंगा कि कितने दिनों में हम जूते आपको प्रोवाइड कर देंगे। बच्चों 1 पेयर प्रोवाइड करने में 15 दिन लग रहा है, बिजनेस चलेगा, ग्राहक आएंगे, आगे जानिए क्या होता है। देन आई वुड मर्मर,
तब मैं भुनभुनाते हुए कहता। बच्चों मरमर का मतलब होता है बुदबुदाते हुए कहना। थैंक यू, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग मिस्टर जेसलर, गुड मॉर्निंग, यानी हम लोग ग्रीटिंग एक्सचेंज कर लेते हैं। ही वुड रिप्लाई, वो जवाब देते हैं। स्टिल लुकिंग एट द लेटर इन हिज हैंड, अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी, वो अपने हाथों में लिए चमड़े को ही देख रहे हैं और कहते एंड एज आई मूव टू द डोर, और जैसे ही मैं बाहर की ओर निकलता, दरवाजे की ओर मूव होता निकलता, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स, तब मैं सुनता कि फिर चप्पल का खटपट करते हुए वो सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रहे हैं। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, अपने जूतों की दुनिया में, अपने जूतों की सपनों की दुनिया में ये फिर से जा रहे होते हैं। चप्पल का टिप टॉप मुझे सुनाई पड़ता है, इससे मुझे अंदाज़ा लगता है। यानी इतने ये अपने काम के प्रति समर्पित थे, है ना। आगे देखिए, ये तस्वीर देख रहे हैं, जिसलर साहब हैं, ये एप्रॉन पहने हुए हैं, देख रहे हैं ना, ये एप्रॉन पहने हुए हैं। ये जॉन गाल्स वर्दी हैं, ये जूतों की यहाँ पे नाप दे रहे हैं, और ये हाथों में इनका ए पीस ऑफ लेदर है। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। आई कांट फॉरगेट द डे, मैं उस दिन को भूल नहीं सकता। बच्चों जॉन गाल्सवर्दी कहते हैं आई कांट फॉरगेट द डे, फॉरगेट मतलब भूलना, मैं उन दिन को भूल नहीं सकता। ऑन विच, जिस दिन, आई हैड ओकेजन, मुझे अवसर मिला, टू से टू हिम, उनसे कहने का, मिस्टर जेसलर द लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रिक्ड, यू नो, जेसलर साहब आपको मालूम है जो पिछली जोड़ी जूते आपने दिए थे ना, वो क्रिक्ड कर गई। क्रिक्ड का मतलब चरमरा जाना, यानी जब किसी कमज़ोर वस्तु पे वजन या बोझ पड़ता है ना, और जो चर चर की आवाज़ उससे आती है ना, उसी को क्रिक बोलते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जूते जो आपने दिए थे ना लास्ट पेयर, वो क्रिक कर गई, चरमरा गई, यानी लगभग फट गए। मैंने कहा He looked at me for a time without replying, रिप्लाई का मतलब जवाब देना, यानी बिना जवाब दिए हुए। He looked at me for time, कुछ समय के लिए वे मुझे निहारते रहे। As if, मानो, expecting, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, यानी मानो मुझसे वो उम्मीद कर रहे थे कि मैं अपनी बात क्या कर लूँ, विड्रॉ कर लूँ, अर्थात तो वापस कर लूँ, या अपने बात में क्वालिफाई मतलब संशोधन या परिवर्तन कर लूँ। इसलिए वो मेरी तरफ टकटकी लगा करके देखते रहे जब मैंने उनसे कहा कि आपने जो लास्ट पेयर जूते दिए थे ना, वो ख़राब हो गए, चरमरा गए। देन सेड, तब उन्होंने कहा, इट शुड नॉट हैव क्रिक्ड, इट शुड नॉट हैव क्रिक्ड, यहाँ देख सकते हैं बच्चों, जूते खराब नहीं होने चाहिए। जेसलर ने कहा जूते खराब नहीं होने चाहिए, उसमें से चर चर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इट डिड, आई एम अफ्रेड, मैंने कहा हाँ जूते खराब हो गए, क्रिक्ड कर गए, चरमरा गए। तब उन्होंने क्या कहा सुनिए, यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, मुझे लगता है कि जूते चरमराने से पहले आपने उनको भिगोया है, यानी आपका जूता जो है ना, आपके जूते गीले हुए हैं, पानी में भीगे हैं, इसीलिए वो ख़राब हुए हैं। आई डोंट थिंक सो, मैंने कहा जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि जूते पानी में भीगे हैं। सुनिए बच्चों क्या होता है। एट दैट, इस पर, यानी यह सुनने के बाद, ही लोअर्ड हिज आइज, उन्होंने अपनी आंखें लोअर कर ली मतलब झुका ली। एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, मानो, एज इफ का मतलब होता है मानो, हंटिंग फॉर मेमोरी, अपनी यादों में हंट कर रहे हैं मतलब ढूंढ रहे हैं उन जूतों को, जिन जूतों की मैं शिकायत कर रहा हूँ, उन जूतों को अपनी मेमोरी में ढूंढ रहे हैं वो। एंड आई फेल्ट सॉरी, और मैंने सॉरी फील किया। आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग, मैंने इस ग्रेव थिंग को, इस गंभीर चीज़ को उनके सामने उठाया, मेंशन किया, उल्लेख किया, इसके लिए मैं सॉरी फील कर रहा था। सुनिए, सेंड देम बैक, ही सेड, आई विल लुक एट देम, सेंड देम बैक, जूते वापस कर दीजिए, आई विल लुक एट देम, मैं उनको देखूंगा, जूते मेरे वापस कर दीजिए जो ख़राब हुए हैं, मैं उनको देखूंगा। ये मन ही मन चिंतित है जेसलर कि मेरे जूते खराब हो गए, ये जूते खराब हुए कैसे, आप उसे वापस कर दीजिए, मैं उनको देखूंगा। Some boots he cautioned slowly, धीरे से, धीरे धीरे, cautioned, continued, sorry, he continued slowly, धीरे धीरे उन्होंने कहना शुरू किया, are bad from birth, कुछ जूते जो है ना शुरू से ही ख़राब होते हैं। If I can do nothing with them, अगर मैं आपके जूतों के साथ कुछ नहीं कर पाऊँ, मतलब अगर मैं उनको ठीक नहीं कर पाऊँ, I take them off your bill, तो मैं आपका रुपया माफ़ कर दूँगा, मैं आपका रुपया वापस कर दूँगा। जेसलर ने कहा अगर जूते मैं देखूँगा ठीक हो जाने वाले होंगे तो करूँगा, अगर नहीं होते हैं तो मैं आपका बिल माफ़ कर दूँगा, मैं आपका पैसा वापस कर दूँगा, जेसलर ने मुझसे कहा। वंस ओनली, एक बार,
सिर्फ एक बार। आई वेंट एबसेंट माइंडेडली इन टू हिज शॉप। एक बार यूं ही, एबसेंट माइंडेडली मतलब यूं ही मैं उनके दुकान में घुसता चला गया। इन ए पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन एमरजेंसी, यानी एक पेयर ऑफ बूट्स पहने हुए मैं उनके दुकान में चला गया। बॉट जिसको मैंने लिया था, खरीदा था। इन एन एमरजेंसी एट सम लार्ज फॉर्म, किसी बड़े दुकान से मैंने लिया था और उन्हीं जूतों को पहन करके मैं उनके दुकान में चला गया। He took my order without showing me any leather, और इस बार भी जूते का आर्डर ही देना था तो इस बार उन्होंने मुझे कोई चमड़ा नहीं दिखाया। He took my order, उन्होंने मेरी आर्डर ले ली। Without showing me any leather, मुझे बिना कोई लेदर चमड़ा दिखाए उन्होंने आर्डर ले ली। And I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my boot. And I could feel, और मैं महसूस कर रहा था कि his eyes, उनकी आँखें penetrating, दूर तक देख रही हैं, अंदर तक देख रही हैं। The inferior मतलब घटिया, खराब, covering का मतलब आवरण of my boot, यानी मेरे जूते के जो खराब कवरिंग है ना, उसको उनकी आंखें अंदर तक देख रही थीं। एट लास्ट, अंत में ही सेड, उन्होंने कह डाला, दोज आर नॉट माई बूट्स, ये जूते आप पहन रखे हो ये मेरे जूते नहीं हैं। जॉन गाल्सवर्दी, ये जूते आप पहन रखे हो ना, ये मेरे जूते नहीं हैं। अंत में उन्होंने कह डाला। द टोन वाज नॉट वन ऑफ एंगर, एंगर मतलब गुस्सा, और टोन का मतलब होता है लहजा, यानी उनके कहने के लहजे में एंगर नहीं था, गुस्सा नहीं था। नॉर ऑफ सॉरो, कोई दुख तकलीफ और अफसोस भी नहीं था। नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और ना ही कोई कंटेम्प्ट मतलब तिरस्कार, घृणा का भाव था। बट देयर वॉज इन इट, लेकिन उनकी कही बातों में ऐसा कुछ था। समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, यानी उनके कहने में कुछ ऐसा था जिससे लगा कि खून ही क्या हो गया हो, जम गया हो। ही पुट हिज हैंड डाउन, उन्होंने अपने हाथ को नीचे किया। एंड प्रेस्ड द फिंगर ऑन द प्लेस, और मेरे जूते के उस स्थान पे उन्होंने उंगली रखी। देखिए कितने बड़े ये शू मेकर हैं कि जूता मैं पहन रखा हूँ और जूता देख करके ही जूते पे उन्होंने अपनी एक उंगली रखी, और उंगली भी कहाँ रखी, वहाँ रखी जहाँ द लेफ्ट बूट वाज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, मेरे लेफ्ट बूट में, यानी मेरे बाएं बूट में, जहाँ पे मुझे परेशानी थी, जहाँ पे मुझे दर्द हो रहा था, जहाँ पे जूता अनकंफर्टेबल था, जहाँ मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा था, वहीं पे उन्होंने अपनी उंगली रखी और उंगली रख करके कहा, सुनिए, इट हर्ट्स यू देयर, आपको यहाँ पे तकलीफ़ होती है ना, जूते पहनने से बाएं पैर में यहाँ आपको तकलीफ़ होती है ना, ही सेड, उन्होंने कहा। दोज बिग फॉर्म्स आर हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, ये जो बिग फॉर्म्स हैं, बड़ी बड़ी दुकान है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होता, उनका कोई आत्मसम्मान नहीं होता है, जेसलर ने कहा। एंड देन, और तब, एज इफ, मानो, समथिंग हैड गिवन वे विदिन ही, मानो उनके अंदर कुछ हो गया हो। ही स्पोक लॉन्ग, खूब बोले, लंबा बोले। एंड बिटरली, बहुत कड़वा बोले उस दिन। इट वॉज द ओनली टाइम, यह पहली बार था। इट वॉज द ओनली टाइम, बच्चों यह पहली बार हुआ था। आई एवर हर्ड हिम, हर्ड का मतलब सुना, मैंने पहली बार उनसे सुना था। हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस, कंडीशंस का मतलब हालात। एंड हार्डशिप्स, एंड हार्डशिप्स का मतलब कठिनाइयाँ ऑफ हिज ट्रेड। आज पहली बार उन्होंने मुझसे अपने ट्रेड मतलब अपने काम, अपने बिजनेस, अपने व्यवसाय, जूते बनाने की स्थिति और जूते बनाने की कठिनाइयों की चर्चा आज मुझसे की। और करते उन्होंने कहा कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, उनका कोई आत्मसम्मान नहीं होता, ऐसे ही कुछ भी बना करके ये बेच डालते हैं। आपके जूते यहाँ पे आपको दर्द दे रहे हैं ना। अब जॉन गाल्सवर्दी क्या कहते हैं बच्चों, आगे क्या होता है, हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, और क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए अपने इम्पोर्टेंट सजेशंस भी दें। और बच्चों, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।